हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGSU SP क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महा मैराथन क्लास बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम जो अभी चल रहे हैं, लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि आपका पेपर नंबर 3 रहने वाला है। तो ध्यान रहे, ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए यानी जो भी विश्वविद्यालय लगते हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और खासकर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, चाहे अजमेर यूनिवर्सिटी, चाहे और राजस्थान यूनिवर्सिटी, JN यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जिसको भी PDF लेनी है ना, जो नंबर दे रखे हैं, या आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, आप वहां से PDF ले सकते हैं। और बता देता हूं, PDF फ्री नहीं है। बाकी आप क्लास को अच्छे से एंजॉय करें और इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि परीक्षा के अंदर बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन ही आपको मैं इस क्लास के अंदर करवा रहा हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास और शुरू हो जाए क्लास में। शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि अधिगम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार स्पष्ट कीजिए। और थॉर्नडाइक के संबंधवाद यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझने का प्रयास करें तो शिक्षा मनुष्य के समग्र विकास की प्रक्रिया होती है और शिक्षा का मूल आधार अधिगम होता है। अधिगम के बिना बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों, बालक जन्म से कुछ प्रवृत्तियां लेकर आता है, परंतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास अधिगम की प्रक्रिया से ही संभव होता है। अधिगम की अवधारणा का विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया इसी पर आधारित बताई जाती है। अधिगम की वैज्ञानिक व्याख्या में कई मनोवैज्ञानिकों ने योगदान दिया। उनमें से एक प्रमुख नाम आता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। क्या नाम आता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने संबंधवाद अथवा ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो ध्यान होना चाहिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो EL थॉर्नडाइक ने दिया था, जिन्होंने क्या दिया था? एक संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया था। अगर बात करें सबसे पहले अधिगम का अर्थ, प्रकृति और प्रकार की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको इस क्लास के अंदर से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि पहले पेपर और दूसरे पेपर में परीक्षा में 80 से 90% तक क्वेश्चन अपनी क्लास और PDF नोट से आए। इसीलिए आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने क्लास देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपके बीड में सबसे अच्छे परसेंट बनने वाले हैं। तो अधिगम का अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार। अधिगम का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग्स ऑफ लर्निंग क्या होता है? तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना। क्या होना है? यानी अनुभव और अभ्यास के जो परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो हमारा परिवर्तन आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को इस प्रकार से परिभाषित किया। अब सबसे पहले बात करें वुडवर्थ ने, तो वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम विकास की वह प्रक्रिया विद्यार्थियों जो अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त होती है। और लेकिन अगर बात करें क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं दृष्टिकोणों के अर्जन की प्रक्रिया होती है। किसकी होती है? दृष्टिकोणों के अर्जन की प्रक्रिया है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अधिगम अनुभव पर आधारित है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है और उद्देश्यपूर्ण माना जाता है। फिर बात करते हैं अधिगम की प्रमुख विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता इसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्याभिमुख और सतत एवं आजीवन प्रक्रिया, समायोजन में सहायक। फिर दूसरा पॉइंट आता है अधिगम की प्रकृति। कैसी आती है? अधिगम की प्रकृति क्या होती है, यानी नेचर ऑफ लर्निंग क्या होता है? तो विद्यार्थियों, अधिगम की प्रकृति को कुछ बिंदुओं में बांटा जाता है, जिसके अंदर पहला होता है कि अधिगम सतत प्रक्रिया होता है और मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सीखता रहता है। यानी ये केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है। यानी जो अधिगम होता है वो आपको ये ध्यान होना चाहिए, लर्निंग है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है? विद्यार्थी सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय के अंदर चला गया बालक और वो सीखता है, बाद में सीखना बंद कर देगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से सीखना प्रारंभ होता है और अपने मृत्यु तक सीखता चला जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम क्या लाता है? व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और ये परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बात करें कि अधिगम सार्वभौमिक है, कैसे होता है कि प्राणी सीखता है, और चाहे वह मानव हो या पशु हो। लेकिन आपको पता होगा कि कुत्ता भी सीखता है, बिल्ली भी सीखती है, एक पक्षी भी सीखता है और एक मनुष्य भी सीखता है। उसी प्रकार क्या होता है? ये सार्वभौमिक सत्य बात बताई जाती है। नेक्स्ट अधिगम सामाजिक प्रक्रिया। अधिगम क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। ध्यान रहे, जिसने भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपके सहयोग से क्लास चल रही है और उनके विश्वास से ये क्लास चलती है, ताकि अच्छे से अच्छा हम आपको मैटर दे सके। नेक्स्ट आपके लिए अगला पॉइंट है कि मनुष्य समाज में रहकर
भाषा, संस्कृति, मूल्य एवं मान्यताएं सीखता है, जबकि 5.1 अधिगम लक्ष्य परक है, यानी हर अधिगम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। अधिगम बहुआयामी होता है, ये बौद्धिक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है। फिर 7 अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, यानी व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है। नेक्स्ट आपके लिए 3 नंबर पॉइंट है अधिगम के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, तो पहला होता है अनुकरणात्मक अधिगम, और दूसरा है शर्तबद्ध अधिगम, तीसरा है परिवर्तन एवं त्रुटि अधिगम, यानी बार बार प्रयास करने और त्रुटियों को सुधारने से सीखना, या उत्तेजना या प्रक्रिया के आधार पर अधिगम करना। ये सब क्या होते हैं, अधिगम के प्रकार माने जाते हैं। चौथा प्रकार है सूझबूझ द्वारा अधिगम करना, यानी अचानक समस्या का समाधान होने पर हमें क्या करना चाहिए, सूझ होना चाहिए, उस प्रकार चीज को ध्यान में रखना चाहिए। 5वां पॉइंट आता है मौखिक अधिगम, जिसको भाषा एवं शब्दों के माध्यम से सीखना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाषा एवं शब्दों के माध्यम से सीखना भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट आता है अवधारणात्मक अधिगम। कौन सा है, अवधारणात्मक अधिगम, यानी इसमें सभी प्रकार से परिवर्तन एवं त्रुटि अधिगम का विशेष महत्व रहता है, जिससे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट जो भाग आपका 2 आएगा इस प्रश्न का, तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद क्या, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है। तो इस सिद्धांत के अगर परिचय की बात करें तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1898 में पशुओं पर प्रयोग करके अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया, और यह सिद्धांत व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। उनका मानना था कि अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा है पजल बॉक्स प्रयोग। पजल बॉक्स प्रयोग कैसे किया उन्होंने, तो थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को लकड़ी के पिंजरे में रखा, पिंजरे के बाहर भोजन रख दिया गया, बाहर निकलने के लिए लीवर दबाना आवश्यक था। प्रारंभ में बिल्ली ने कई असफल प्रयास किए, जैसे कि कूदना, पंजा मारना आदि, यानी यह बिल्ली है जो सब प्रकार से प्रयास करती रहती है, लेकिन क्या होता है, कुछ प्रयास करने के बाद, बार प्रयास करने के बाद में वो एक संयोगवश, किसी कारणवश से वो लीवर पर पैर पड़ जाता है, उसके कारण से दरवाजा खुल जाता है। यानी इसका हमें यही ध्यान रखना है कि बार बार प्रयोग करने से क्या होती है, त्रुटियां यानी गलतियां कम होती है, सही प्रक्रिया शीघ्र हो जाती है और समय कम लगता है। समय कम लगा, लेकिन उसको क्या हुआ, धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखना प्रारंभ हो गया, उसका अधिगम प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, संबंधवाद के नियम, यानी लॉज ऑफ लर्निंग क्या है। तो संबंधवाद के अगर नियम की बात करें तो पहला आता है प्रभाव का नियम। ध्यान रख लेना, प्रभाव का नियम क्या है, सुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया मजबूत होती है और दुखद परिणाम वाली प्रतिक्रिया कमजोर होती है। दूसरा अभ्यास का नियम, तो अभ्यास से संबंध मजबूत होते हैं और अभ्यास न करने से कमजोर रह जाते हैं। तत्परता का नियम, जब व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता है तो अधिगम अधिक प्रभावी माना जाता है। फिर बात करते हैं गौण नियम, कौन कौन सा आता है इसके अंदर, जिसके अंदर बहु प्रक्रिया, प्रतिक्रिया का नियम, समानता का नियम। सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक आधार है, व्यवहार में क्रमिक सुधार है, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति पर बल है, पुरस्कार एवं दंड की भूमिका भी इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर समालोचनात्मक विवेचन, तो इसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि एक तो शिक्षण में अभ्यास का महत्व स्पष्ट होता है, पुरस्कार के महत्व का स्थापित करते हैं, विद्यालय शिक्षा में उपयोगी सिद्धांत देखने को मिलते हैं और आदर्श निर्माण में भी सहायक साबित होते हैं। प्रश्न संख्या 2, ऑपरेटेड कंडीशनिंग सिद्धांत स्किनर एवं गेस्टाल्ट के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा शैक्षिक निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऑपरेटेड कंडीशनिंग सिद्धांत व्यवहारवाद की प्रमुख अवधारणा मानी जाती है। स्किनर के अनुसार व्यवहार उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित और संशोधित होता है। यदि किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलता है तो वह व्यवहार दोहराया जाता है, यदि दंड मिलता है तो उसकी पुनरावृत्ति कम हो जाती है। अगर इसके मुख्य उदाहरणों की बात करें तो ऑपरेटेड व्यवहार ऐसा व्यवहार जो स्वेच्छा से किया जाता है, जिसका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए अगला है प्रबलन। तो प्रबलन क्या होता है, सकारात्मक प्रबलन जिसके अंदर पुरस्कार, प्रशंसा, अंक आदि देकर व्यवहार को बढ़ाना। नकारात्मक प्रबलन क्या होता है, अप्रिय स्थिति हटाकर व्यवहार को बढ़ाना। दंड, तो अवांछित व्यवहार को कम करने तो अप्रिय परिणाम देना। प्रबलन अनुसूची जिसके अंदर निरंतर या आंशिक प्रबलन देखते हैं, ठीक है। आकार देना, तो छोटे छोटे चरणों में व्यवहार का निर्माण होना। अगर बात करते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है, तो स्किनर बॉक्स के द्वारा प्रयोग होता है, यानी स्किनर ने चूहे या कबूतर का प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया और लीवर दबाने पर भोजन मिलने से वह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि परिणाम व्यवहार को नियंत्रित करता है विद्यार्थियों। फिर इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो कक्षा में सकारात्मक प्रबलन, प्रशंसा, स्टार, अंक का प्रयोग करना, सही उत्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, जटिल कौशलों को छोटे करणों में सिखाना, अनुशासन हेतु दंड की अपेक्षा प्रबलन को प्राथमिकता देती है और प्रोग्राम्ड लर्निंग एवं मशीन शिक्षण का आधार बनाना, वांछित व्यवहार, समय पर गृह कार्य, अनुशासन विकसित करना, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर आता है अगला कोहलर का गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। किसका है,
कोहलर का गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत है वो मनोविज्ञान पर आधारित है। किसके आधार पर है? यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। कोहलर के अनुसार सीखना अचानक समझ के माध्यम से होता है, न कि केवल प्रयास और त्रुटि के आधार पर। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो समग्रता का सिद्धांत, समस्या को पूर्ण कम रूप में समझना, अचानक समाधान, अचानक अनुभव होना, समस्या की संरचना को समझना जिसके अंदर संबंधों को पहचानना, स्थानांतरण, सीखी हुई अंतर्दृष्टि कई परिस्थितियों में लागू होती है। फिर इसके अगर प्रयोग की बात करें तो ये चिंपैंजी पर अध्ययन किया गया। किस पर? चिंपैंजी जो बंदर है उसके पर अध्ययन किया गया। यानी कोहलर ने बंदरों पर प्रयोग किया और जहां केले पर पहुंचने के लिए बॉक्सों को जोड़ना पड़ा, बंदर ने अचानक समाधान खोज लिया। यह अंतर्दृष्टि सीखना था। इसके अंदर क्या होता है? एक चिंपैंजी बंदर होता है और वो क्या करता है कोहलर, कुछ बॉक्स है वो अलग अलग बिखेर देता है एक रूम के अंदर या कमरे के अंदर। फिर क्या करता है वो बंदर, बार बार उस केले को पहुंचने का प्रयास करता है, अपनी बार बार छलांगे लगाता है, लेकिन वो क्या करता है, उस केले को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद में एक उस चिंपैंजी बंदर के दिमाग में एक आइडिया आता है या विचार आता है कि वह उस बॉक्सों को बार बार ऊपर ऊपर रख के फिर उस केले तक पहुंच जाता है। आखिरकार उसके क्या होता है, अचानक समाधान खोज लिया और उसके प्रकाश वो अंतर्दृष्टि यानी सूझ के आधार पर वो क्या करता है, उस केले को प्राप्त कर लेता है। तो शैक्षिक नियंत्रण विद्यार्थियों को समस्या समाधान आधारित शिक्षा देना, रटने की बजाय समझ पर बल देना, शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाना, जटिल विषयों को समग्र रूप से प्रस्तुत करना, खोज आधारित अधिगम करना और बुद्धि और चिंतन कौशल का विकास करना। अगर संक्षेप में इसकी तुलना की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आधार और आपको क्या होना चाहिए, प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ऑपरेंटेड कंडीशनिंग का है बीएफ स्किनर, जबकि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कोहलर कौन है? कोहलर है। जबकि आधार की बात करें तो ऑपरेंटेड की कौन है? परिणाम द्वारा व्यवहार नियंत्रण, जबकि समस्या की संरचना की समस्या है। और सीखने की प्रवृत्ति इसकी क्रमिक है जबकि उसकी अचानक है। विधि इसकी प्रबंधन एवं दंड है जबकि उसकी अंतर्दृष्टि एवं समझ मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए कौन सा पॉइंट है? अगला आपको देखो इस चित्र के माध्यम से दे रखा है कि एक तरफ स्किनर का सिद्धांत है, एक तरफ कोहलर का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। ठीक है, इसके अंदर बंदर है वो बार बार प्रयास करता है लेकिन एक पजल के आधार पर या एक बॉक्स के आधार पर नहीं पहुंच पाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, बार बार उसको ऊपर खड़ा करके उस पर खड़ा करके आहा अनुभव का प्राप्त करता है। और इधर देखते हैं, अगर इसके अंदर बॉक्स की बात करते हैं तो ये बिल्ली है वो बार बार, या चूहा है जो बार बार इधर घूमता रहता है लेकिन आखिरकार उसको प्राप्त हो जाता है भोजन। तो नेक्स्ट इसके अगर निष्कर्ष की बात करें तो ऑपरेटेड कंडीशनिंग सिद्धांत व्यवहार निर्माण और अनुशासन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है, जबकि गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि सिद्धांत बौद्धिक विकास एवं समस्या समाधान को विकसित करता है। आधुनिक शिक्षण में दोनों सिद्धांतों का समन्वित उपयोग अधिक प्रभावी सिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों एवं अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए, अधिगम वक्र की व्याख्या कीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं होता बल्कि कौशल अभिव्यक्ति मूल्य एवं आदतों के विकास में भी संबंधित माना जाता है। शिक्षा शास्त्र में अधिगम को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार माना गया है। फिर बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्यार्थियों, अधिगम एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये अनेक आंतरिक, व्यक्तिगत और बाह्य पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। फिर बात करते हैं सबसे पहले आंतरिक कारक कौन से होते हैं, यानी इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी बुद्धि अधिगम की गति, गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अधिक बुद्धि वाले छात्र विषय को शीघ्र समझ लेते हैं, जबकि औसत या निम्न बुद्धि वाले छात्रों को अधिक समय अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह सभी को आपको पता होगा। फिर दूसरा आता है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? तो प्रेरणा अधिगम का प्रमुख आधार माना जाता है। आंतरिक प्रेरणा स्वरुचि जिज्ञासा और बाह्य प्रेरणा पुरस्कार या प्रशंसा मानी जाती है। दोनों ही अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। प्रेरणा के बिना अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। तीसरा आता है रुचि या इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। जिस विषय में छात्र की रुचि होती है उससे वह अधिक ध्यान से और शीघ्र सीखता है। अरुचिकर विषयों में अधिगम धीमा हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? ध्यान यानी अटेंशन क्या होता है? तो ध्यान अधिगम की पूर्व आवश्यकता होती है। आपको एक एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि रुचि क्या है, ध्यान क्या है, अभिवृत्ति क्या है। तो इसके बारे में आप अच्छे से उसका विस्तार से लिख सकते हैं। मैं आपको बस समझा रहा हूं, बस आपको लिखना अपने खुद के लैंग्वेज के आधार पर है। उसके लिए मैंने एक अच्छा सा वीडियो लगा रखा है कि आपको पेपर को कैसे अटेंड करना है। आप अगर चैनल में देखोगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया हुआ है कि आपको कितने पेज भरने होते हैं, क्या क्या आपको कैसे पेपर करना होता है, ताकि आपके 80% भी बने, आपके बैक भी नहीं आए और आप इस सेमेस्टर की प्रणाली से अच्छे से निकल सके। तो अगर बात करें ध्यान क्या है,
तो ध्यान अधिगम की पूर्व आवश्यकता होती है। बिना एकाग्रता के सीखना संभव नहीं होता। ध्यान की कमी से भूलने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आता है अभिवर्ती एटीट्यूड। क्या होता है? तो सकारात्मक अभिवर्ती अधिगम को सरल बनाती है, जबकि नकारात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण अप्रोच है वो अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए स्वास्थ्य या हेल्थ क्या होती है? हेल्थ क्या होती है? तो स्वास्थ्य आपके लिए यह होता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं, जबकि बीमार, थके हुए, तनावग्रस्त छात्र प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाते। 7वां पॉइंट है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। क्या होता है? तो नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर ही ग्रहण किया जाता है। यदि आधार कमजोर हो तो अधिगम भी कमजोर माना जाता है। फिर जो 8वां पॉइंट है परिपक्वता, मेच्योरिटी। क्या होती है? यानी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता अधिगम की तैयारी को निर्धारित करती है। बिना परिपक्वता के सीखना कठिन माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपके लिए बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि आंतरिक कारक कौन से होते हैं और बाह्य कारक कौन से होते हैं। तो हमने आंतरिक कारक देखे, अब देखते हैं हम बाह्य कारक कौन से होते हैं। तो पहला आता है इसके अंदर पारिवारिक वातावरण, यानी जो परिवार का वातावरण है, कैसा रहन सहन है, कैसा घर में माहौल होता है, वो आपके लिए बाह्य कारक के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आपका परिवार का सहयोग है, शिक्षा का स्तर हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, अधिगम को प्रभावित करते हैं। प्रोत्साहन देने वाला वातावरण सीखने को बढ़ावा देता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? विद्यालय का वातावरण। तो विद्यालय का वातावरण भी एक बाह्य कारक होता है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ध्यान करना, आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 2 नंबर वाला 1 नंबर वाला कि अधिगम को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं। तो आपको क्या लिखना है? पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, या शिक्षक का व्यक्तित्व है, या आपको शिक्षण विधियां जैसे कि श्यामपट्ट है। ये सब चीजें क्या होती है विद्यार्थियों? ये बाह्य कारक के अंदर आती है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आती है। विद्यालय का वातावरण, अनुशासन, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण पद्धति, संसाधन अधिगम की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर है शिक्षक का व्यक्तित्व यानी योग्य, सहानुभूति एवं प्रेरक शिक्षक अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए शिक्षण विधियां, तो रुचिकर होती है, गतिविधि होती है, चाहे आप कोई भी शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, चाहे आप अनुकरण की विधि हो गई या साहचर्य की विधि हो गई या कोई भी विधि होती है, तो वो विधि के आधार क्या होता है? छात्र केंद्रित होनी चाहिए या करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, उसको आप रुचिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, यानी समाज के मूल्य, परंपराएं एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अधिगम को प्रभावित करती है। अब फिर बात करते हैं अधिगम के नियम। तो विद्यार्थियों जिसने भी अभी तक है ना आप क्लास को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए हेल्प होगी और 100% आपको मदद मिलेगी। लेकिन आप छोटा सा काम किया करें कि आप जिस भी कॉलेज से, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से इस क्लास को देख रहे हैं ना, अपना छोटे से कोई भी अगर 5 मित्रों का संगठन है या आपके दोस्त हैं, आप उनको थोड़ा शेयर कर दिया करो ताकि वो भी क्लास को देख सके। आपके अगर एक प्रयास से अगर आप उनको शेयर करते हो तो उनके भी अच्छे अंक आएंगे। आपके भाई, आपके बहन, आपके रिश्तेदार, आपके सहपाठी, अगर आप उनको अच्छे से शेयर करते हैं, आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है और उन विद्यार्थियों को भी एक ऐसी हेल्प मिल जाती है जिनसे उसके बेस्ट परसेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो अधिगम के नियम मुख्यतः मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किए गए, जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के नियम प्रस्तुत किए। सबसे पहला आता है मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज। क्या होता है? तो पहला आता है तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। यदि विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है तो वह आसानी से सीखता है, बिना तत्परता के अधिगम प्रभावी नहीं होता। दूसरा आता है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास से संबंध मजबूत होता है और अभ्यास के अभाव में कमजोर होता है। ठीक है, इसको हमने देख लिया। प्रभाव का नियम भी देख लिया। गौण नियम की बात करें तो बहु प्रतिक्रिया का नियम, सीखने वाला व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास करता है। तटस्थ स्थानांतरण। ठीक है, तो इसके अंदर पूर्व अनुभव नए अधिगम के सहायक होता है। समान तत्व का नियम, यदि 2 परिस्थितियों में समान तत्व हो तो अधिगम का स्थानांतरण संभव होता है। फिर आता है अभिप्रेरणा का नियम, जो कि आवश्यकता और प्रेरणा अधिगम को दिशा देती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए भाग 3, इसके अंदर अधिगम वक्र क्या होता है, लर्निंग सर्कल क्या होता है या कोर्स क्या होता है। तो अधिगम वक्र का अर्थ होता है, अधिगम वक्र वह ग्राफ है जो अभ्यास के साथ सीखने की प्रगति को दर्शाता है। इसमें क्षैतिज रेखा पर समय या अभ्यास से ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपलब्धि या प्रदर्शन को दर्शाया जाता है। फिर आती है अधिगम वक्र की विशेषताएं। तो इसके अंदर आपको प्रारंभिक अवस्था में प्रगति धीमी होती है, मध्य अवस्था में तीव्र प्रगति होती है, कभी कभी प्रगति रुक जाती है जिसे पठार कहते हैं, अंत में स्थिरता आ जाती है। पठार क्या होता है? तो पठार आपको ध्यान होना चाहिए कि जब कुछ समय तक अभ्यास के बावजूद प्रगति नहीं होती तो उसे पठार कहते हैं। इसके कारण कितने होते हैं? तो इसके थकान, रुचि की कमी या अनुचित विधि या प्रेरणा का अभाव इसके अंदर देखना जाता है। ठीक है, अधिगम वक्र के प्रकार तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया या असाकृति वक्र देखने को मिलते हैं। शैक्षिक महत्व है तो शिक्षक को छात्र की प्रगति का अनुमान मिलता है, अभ्यास से पुनरावृत्ति की आवश्यकता स्पष्ट होती है और पठार की स्थिति में सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट कौन सा है कि समग्र निष्कर्ष, आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 4 कि शिक्षण की अवधारणा, प्रकृति
एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। बस वीडियो को लाइक करते रहे और अपने साथियों को शेयर करते रहिए। तो टीचिंग शिक्षण की प्रक्रिया का केंद्रीय एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संप्रेषण करना नहीं होता, बल्कि शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास, चाहे वो बौद्धिक है, भावनात्मक है, सामाजिक है, नैतिक को सुनिश्चित करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन शिक्षण होता है। विद्यार्थियों, शिक्षण एक गतिशील, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सक्रिय अंतःक्रिया मानी जाती है। आधुनिक शिक्षा दर्शन में शिक्षण को केवल सूचना देने की क्रिया नहीं मानकर सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाली रचनात्मक गतिविधियां माना जाता है। फिर आता है शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण का शाब्दिक अर्थ है सिखाने की क्रिया, परंतु इसका व्यापक अर्थ इससे कहीं अधिक माना जाता है। यानी शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और विभिन्न शिक्षाविदों ने शिक्षण को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया, जिसके अंदर शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रेरित एवं मार्गदर्शित करता है। और दूसरी परिभाषा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों का विकास होता है। तीसरी है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण का अर्थ ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर सीख सके। फिर इस प्रकार शिक्षण का उद्देश्य केवल पाठ्य वस्तु समाप्त करना नहीं, बल्कि शिक्षार्थी में जिज्ञासा और चिंतन, समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मकता का विकास करना होता है। विद्यार्थियों, फिर अगला पॉइंट है शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा सकता है। पहला है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, यह शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया पर आधारित होती है, जिसमें संप्रेषण, संवाद और सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, शिक्षण सदैव किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रत्येक पाठ, इकाई या विषय के पीछे स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण होता है। फिर तीसरा है द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय प्रक्रिया। यानी पारंपरिक दृष्टिकोण में शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थी के बीच द्विपक्षीय प्रक्रिया थी, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण में पाठ्य वस्तु भी महत्वपूर्ण घटक है। इससे यह त्रिपक्षीय प्रक्रिया बन जाती है। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु। गतिशील और लचीली प्रक्रिया, शिक्षण स्थिर नहीं है, समय, परिस्थितियां, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और तकनीकी विकास के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। मनोवैज्ञानिक आधार की बात करें तो शिक्षण की सफलता विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, अभिरुचि, परिपक्वताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आपके लिए कला एवं विज्ञान दोनों। तो कला और विज्ञान दोनों कैसे, यानी शिक्षण को एक और विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसमें सिद्धांत, नियम और विधियां होती है। दूसरी ओर ये एक कला भी है क्योंकि इसमें शिक्षक की प्रस्तुति, रचनात्मकता और कौशल की आवश्यकता मानी जाती है। तो जिस विद्यार्थियों को भी नोट्स लेने हैं ना, ये जो नंबर दे रखे हैं अभी स्क्रीन पर, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और आपके लिए बिल्कुल ये पीडीएफ फ्री नहीं है, ऐसे बोल देता हूँ। और आप इस पर अगर मैसेज करते हो तो आपको पूरे 4 पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपके अच्छे नंबर बन सके और आपको पेपर में बेस्ट से बेस्ट अंक मिल सके। तो आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। फिर मार्गदर्शन प्रक्रिया, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक ज्ञानदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शन एवं सुविधादाता की भूमिका निभाता है। शिक्षण की विशेषताएं, तो शिक्षण की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहली आते हैं नियोजित, यानी शिक्षण पूर्व नियोजित होता है। शिक्षक पाठ योजना बनाकर शिक्षण करता है ताकि उद्देश्य स्पष्ट रहे। उद्देश्य आधारित, यानी प्रत्येक शिक्षण क्रिया के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक माना जाता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है व्यवहार परिवर्तन, यानी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। संप्रेषण प्रक्रिया, शिक्षण प्रभावी संप्रेषण पर आधारित होता है। भाषा, हाव भाव, उदाहरण आदि इसके साधन माने जाते हैं। मूल्यांकन आधारित, यानी शिक्षण के अंत में यह देखना आवश्यक है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, अतः मूल्यांकन शिक्षण का अभिन्न अंग माना जाता है। अगर छात्र केंद्रित की बात करें पॉइंट, तो आधुनिक शिक्षण छात्र केंद्रित है। इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है। निरंतर प्रक्रिया, यानी शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर चलती रहती है, यानी जीवन भर चलती रहती है, कभी रुकने वाली नहीं होती। अगर प्रेरणादायी की बात करें तो अच्छा शिक्षण विद्यार्थियों में जिज्ञासा और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन से, यानी स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो शिक्षण प्रक्रिया को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला पूर्व क्रियात्मक चरण, दूसरा क्रियात्मक चरण, तीसरा पश्च क्रियात्मक चरण। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व क्रियात्मक चरण कौन सा होता है। तो यह शिक्षण का योजना निर्माण चरण होता है। इसमें शिक्षक शिक्षण प्रारंभ करने से पहले आवश्यक तैयारी करता है, जिसकी प्रमुख क्रियाएं, एक तो देखो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना, विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी का आकलन करना, समय निर्धारण करना। तो इस चरण में शिक्षक ये विचार
करता रहता है। नेक्स्ट ये पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब विचार इसको करना पड़ता है। फिर यह चरण शिक्षक की सफलता के नींव रखता है और सुदृढ़ होगी तो शिक्षण प्रभावी होगा। दूसरा आता है क्रियात्मक चरण। तो क्रियात्मक चरण के अंदर आपको ये वास्तविक शिक्षण का चरण है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आमने सामने संवाद करते रहते हैं। कक्षा का प्रारंभ होता है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, यानी सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरणों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से चलता रहता है। फिर तीसरा प्रश्नोत्तर चर्चा होती है, यानी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी जिज्ञासाओं का समाधान होता है, समूह चर्चा होती है, प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है, सही उत्तर पर सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच मिल जाती है। ठीक है, तो ये चरण शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि इसी में वास्तविक सीखना माना जाता है। तीसरा चरण आता है विद्यार्थियों पश्च क्रियात्मक चरण, पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये शिक्षण के मूल्यांकन और पुनरावलोकन का चरण माना जाता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन होता है, मौखिक या लिखित परीक्षा होती है, गृह कार्य देना और शिक्षण की समीक्षा इसमें की जाती है। अगला प्रश्न संख्या 5, शिक्षण के प्रमुख चर क्या है? विविध कक्षा में शिक्षण का विश्लेषण कीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षण एक सुनियोजित उद्देश्यपूर्ण एवं परस्पर क्रियात्मक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी और विषय वस्तु के बीच सतत अंतःक्रिया होती है। आधुनिक शिक्षा दर्शन में शिक्षण को केवल ज्ञान प्रदान नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास, समाजीकरण और मूल्य निर्माण की प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके प्रमुख चरों का विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि यही चर शिक्षण की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से आज की विविध कक्षाओं में जहां भाषा, संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि, बुद्धि स्तर, लिंग और विशेष आवश्यकताओं में भिन्नता होती है, वहीं इन चरों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। फिर विद्यार्थियों पहला आता है इसके अंदर कि शिक्षण के प्रमुख चर कौन से हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर माने जाते हैं। पहला स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर, तीसरा हस्तक्षेपकारी चर। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्र चर कौन सा होता है। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी शिक्षण में यह भूमिका शिक्षक निभाता है, जिसके अंदर उद्देश्यों का निर्माण होता है और निर्धारण होता है, विषय वस्तु का चयन होता है, शिक्षण विधियों का चुनाव होता है, मूल्यांकन की योजना होती है, कक्षा प्रबंधन होता है। तो शिक्षक अपनी योग्यता, अनुभव, दृष्टिकोण, संप्रेषण, कौशल और व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षण की दिशा तय करता है। फिर आपके लिए स्वतंत्र चर के उपघटक कौन से? तो शिक्षक का विषय ज्ञान होना, शिक्षण कौशल होना, संप्रेषण कौशल, प्रेरणा स्तर, कक्षा प्रबंधन क्षमता, मूल्य एवं दृष्टिकोण, ये सब इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर आपके लिए नेक्स्ट आश्रित चर, दूसरा कौन सा है? आश्रित चर। तो आश्रित चर वे होता है जो स्वतंत्रता से प्रभावित होता है और शिक्षण में विद्यार्थी आश्रित चर होते हैं। बुद्धि स्तर हो गया, रुचि और अभिरुचि हो गया, पूर्व अनुभव हो गया, सीखने की शैली हो गई, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि होगी और भावनात्मक अवस्था इसके अंदर मानी जाती है। विद्यार्थी की सीखने की उपलब्धि यानी अचीवमेंट, व्यवहार में परिवर्तन, कौशल विकास आदि आश्रित चर के परिणाम माने जाते हैं। यदि शिक्षक उचित रणनीति अपनाता है तो विद्यार्थी में सकारात्मक परिवर्तन आता है। फिर तीसरा आता है हस्तक्षेपकारी चर। कौन सा है? हस्तक्षेपकारी चर। तो वे चर होते हैं जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच प्रभाव डालते हैं। इसके अंदर कक्षा का वातावरण, विद्यालय की सुविधाएं, पाठ्यक्रम, समय, शिक्षण सामग्री, परिवार और समाज का प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब देखने को मिलता है। फिर आता है शिक्षण के अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण चर, जिसके अंदर पहला आता है उद्देश्य, यानी शिक्षण के स्पष्ट और व्यवहारिक उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा विषय वस्तु होने चाहिए जो कि स्तरानुकूल और जीवन उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा विधियां, मेथड्स, जिसके अंदर व्याख्यान, चर्चा, परियोजना, समस्या समाधान आदि विधियां होनी चाहिए। मूल्यांकन की बात करें, इवोल्यूशन की बात करें तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है। फिर विधियां कौन कौन सी, विविध कक्षा कौन सी है? तो शिक्षण का विविध कक्षा का अर्थ होता है कि भाषा, संस्कृति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, बुद्धि स्तर, विशेष आवश्यकता इसके अंदर देखी जाती है। आधुनिक शिक्षा नीतियों जैसे कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट तथा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि एनईपी की बात करें, या आरटी, और उसके अंदर समावेशी और समान शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। फिर आते हैं विविध कक्षा की विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुभाषिकता, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न सीखने की गति, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, लिंग संवेदनशीलता, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं विविध कक्षा में शिक्षण की चुनौतियां कौन कौन सी है? तो भाषा संबंधी समस्या हो गई, जिसके अंदर भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के कारण समझ में कठिनाई आती है। सीखने की गति में अंतर होता है, कुछ विद्यार्थी तेज सीखते हैं, कुछ धीमे सीखते हैं। सामाजिक आर्थिक असमानता होती है, यानी संसाधनों की कमी से प्रदर्शन प्रभावित होता है। सांस्कृतिक टकराव हो गया, यानी भिन्न मूल्यों के कारण असहजता देखने को मानी जाती है। विविध कक्षा में प्रभावी शिक्षण की रणनीतियां, तो विभेदीकरण शिक्षण हो गया, जिसके अंदर शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियां देनी चाहिए। सहकार्य अधिगम, जिसके अंदर समूह कार्य से आपसी सहयोग बढ़ता माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 6 कि शिक्षण को एक पेशा के रूप में स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षक के व्यवसायिक आचार संहिता पर प्रकाश डालिए।
तो शिक्षा किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मूल आधार होता है और शिक्षक इस प्रक्रिया का केंद्रीय स्तंभ होता है। प्राचीन काल से शिक्षक को समाज में उच्च स्थान प्राप्त रहा है, चाहे वे कन्फ्यूशियस हो या अरस्तु हो या भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो, सभी ने शिक्षक की भूमिका को समाज निर्माण का आधार माना। आधुनिक युग में शिक्षण केवल सेवा या दायित्व नहीं बल्कि एक सुसंगठित, प्रशिक्षित और नैतिक मूल्यों पर आधारित पैसा माना जाता है, यानी प्रोफेशन माना जाता है। तो पैसा या प्रोफेशनल की संकल्पना क्या है? तो पैसा वह कार्य है जिसके लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण आवश्यक होता है, जो समाज की विशिष्ट सेवा करता हो, जिसकी अपनी आचार संहिता यानी कोड्स ऑफ एथिक्स हो, जिसमें निरंतर व्यवसायिक विकास की आवश्यकता हो, जिसमें उत्तरदायित्व हो, जवाबदेही सुनिश्चित किया जाता है। चिकित्सा, वकालत, अभियंत्रण की तरह शिक्षण भी इन सभी गुणों को धारण करता है, अतः इसे एक पूर्ण विकसित पैसा माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है शिक्षण को पैसा मानने के आधार क्या है? तो पहला पॉइंट आता है विशेषीकृत ज्ञान और प्रशिक्षण, यानी शिक्षक बनने के लिए विशेष ज्ञान के साथ साथ शैक्षिक प्रशिक्षण जैसे कि बीएड, एमएड आवश्यक होती है। शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, मूल्यांकन, शिक्षण कौशल आदि का अध्ययन अनिवार्य माना जाता है। दूसरा है समाज सेवा का उद्देश्य। तो शिक्षक केवल ज्ञान का संप्रेषण नहीं करता बल्कि व्यक्तित्व निर्माण करता है, मूल्य संस्कार करता है, सामाजिक चेतना का विकास करता है विद्यार्थियों। तीसरा आता है व्यवसायिक संगठन कौन सा है? तो व्यवसायिक संगठन के अंदर शिक्षकों के संगठन, परिषदें एवं नियामक संस्थाएं शिक्षण को संगठित रूप से प्रदान करती है। भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई शिक्षक शिक्षा के मानक निर्धारित करती है। चौथा पॉइंट है आचार संहिता। तो यार पैसे की तरह शिक्षण की भी नैतिक संहिता होती है जो शिक्षक के व्यवहार, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को निर्धारित करती है। 5 नंबर पॉइंट है निरंतर व्यवसायिक विकास, यानी आधुनिक विकास में, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक को समय समय पर प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार आदि में भाग लेकर अपने ज्ञान को अद्यतन रखना पड़ता है। छठा पॉइंट क्या है? स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्व है। स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्व यानी शिक्षक को कक्षा में शिक्षण उत्पत्ति पद्धति चुनने की स्वतंत्रता होती है, किंतु वह विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के प्रति उत्तरदायी में होता है। फिर तीसरा पॉइंट है शिक्षण की व्यावसायिक विशेषताएं। तो मानव केंद्रित कार्य, यानी शिक्षक का कार्य सीधे मानव व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। मूल्य आधारित पैसा होता है। सत्यनिष्ठा, अनुशासन, सहानुभूति, समानता जैसे मूल्यों पर आधारित होता है। सृजनात्मकता, शिक्षण में नवाचार, रचनात्मकता का आवश्यक होती है। राष्ट्र निर्माण में योगदान, दीर्घकालिक प्रभाव, यानी शिक्षक का प्रभाव जीवन भर बना रहता है विद्यार्थियों। फिर आता है शिक्षक की व्यवसायिक आचार संहिता। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है? तो व्यवसायिक आचार संहिता उन नैतिक सिद्धांतों का समूह है जिनका पालन शिक्षक को अपने कार्यकाल में करना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए कि विद्यार्थियों के लिए प्रति कर्तव्य क्या होते हैं? तो समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति का, धर्म का, लिंग का, भरक आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता शिक्षक। व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों की रुचि क्या है, किस में पढ़ना चाहता है, वो कौन से सब्जेक्ट की रुचि अभी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्षमता, प्रतिभा का विकास करना। नैतिक मार्गदर्शन देना, यानी व्यक्ति को शिक्षक के साथ साथ ऐसा नहीं है शिक्षक पढ़ाने आ गया और बुक को पूरा करा दिया, सिलेबस पूरा करा दिया, बल्कि सत्य की राह बताना, अनुशासन में कैसे रहा जा सकता है, एक अच्छा मनुष्य कैसे बना सकता है, सहिष्णुता, मूल्यों का संचार, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सब चीजें बनाने के लिए एक अच्छा शिक्षक बता सकता है। गोपनीयता बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना, यानी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहना। शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा होना, यानी किसी भी प्रकार के शोषण या दुराचार से दूर रहना चाहिए। यह होता है विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य किसके? एक शिक्षक के। फिर दूसरा पॉइंट है सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य, यानी जो साथ वाले सहपाठी होते हैं, गुरुजन होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके प्रति कैसा कर्तव्य? तो सहयोग एवं सौहार्द, यानी भाईचारे की भावना, ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धात्मक दोष से बचना, संस्थान की गरिमा बनाए रखना। तीसरा पॉइंट है अभिभावकों के प्रति कर्तव्य, यानी विद्यार्थियों की प्रगति की कहीं सही जानकारी देना, अभिभावकों के साथ सकारात्मक पॉजिटिव संवाद बनाए रखना, शिक्षा में सहभागिता को प्रोत्साहित करना। चौथा पॉइंट है समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है? तो सामाजिक मूल्य एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक आदर्शों का पालन करना, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाना। ये सब क्या होते हैं? समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य माने जाते हैं। तो भारत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई एवं शैक्षिक संस्थाएं, जिसके अंदर आरबीएसई हो गया, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अपने राजस्थान का, शिक्षकों के लिए आचार संहिता निर्धारित करती है जिनमें नैतिकता, निष्पक्षता और पेशेवर आचरण पर बल दिया जाता है। फिर रहता है स्वयं के प्रति कर्तव्य क्या होता है? तो एक शिक्षक का खुद के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है जिसके अंदर निरंतर अध्ययन करना, आत्म विकास बढ़ाए रहना, समय पालन करना, यानी समय पर विद्यालय आना, समय से विद्यालय से घर जाना
और अपने नियमों को पालन करना, अनुशासन में रहना और आत्म आलोचना एवं सुधार की भावना विकसित करना। नेक्स्ट आपके लिए इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, नवीन तकनीकों का उपयोग करना। अगला आता है व्यावसायिक आचार संहिता का महत्व, यानी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, शिक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, विद्यार्थियों में विश्वास और प्रेरणा का विकास करना, संस्थान की साख बनाए रखना, विश्वसनीय बनाए रखना, नैतिक एवं उत्तरदायी समाज का निर्माण करना। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें विद्यार्थियों, तो शिक्षण एक उच्च कोटि का पेशा होता है जो विशेष ज्ञान, प्रशिक्षण, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का आधार होता है। शिक्षक केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और राष्ट्र निर्माता होता है। यदि शिक्षक अपनी व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करता है तो शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होती है और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। इस प्रकार शिक्षण को एक संगठित, नैतिक और उत्तरदायी पेशा सिद्ध किया जा सकता है जो किसी भी राष्ट्र को उज्जवल भविष्य की आधारशिला बना जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन का अर्थ, परिभाषाएं एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रेरणा के प्रकारों का वर्णन करो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मानव व्यवहार को समझने के लिए प्रेरणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। मनुष्य केवल जैविक प्राणी नहीं है बल्कि वह इच्छाओं, आकांक्षाओं, भावनाओं, उद्देश्यों से संचालित होता है। जो कोई भी कार्य क्यों करता है, किसकी लगन से करता है और कितने समय तक निरंतर करता है, ये सब इन प्रश्नों का उत्तर प्रेरणा में निहित होता है। यानी अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रेरणा क्यों पढ़ रहे हैं, आपको बीएड करनी है, आपको अच्छे नंबर बनाने हैं, उसके लिए आपको प्रेरणा की जरूरत होती है। ठीक है, तो शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, राजनीति, खेल और दैनिक जीवन में प्रत्येक प्रेरणा क्षेत्र में प्रेरणा की केंद्रीय भूमिका होती है। तो बात करें अगर प्रेरणा के अर्थ कैसे है, तो प्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन से बना, जो लैटिन शब्द मोवेर शब्द से निकला है। किससे निकला है? MOVERE, मोवेर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चलाना या गति देना। ठीक है, अर्थात प्रेरणा वे आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उद्दीपन करती है, गति प्रदान करती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो प्रेरणा वे आंतरिक या बाह्य शक्ति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को दिशा, ऊर्जा और निरंतरता प्रदान करती है। अगर बात करते हैं प्रेरणा की प्रमुख परिभाषाओं की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वुडवर्थ की परिभाषा। किसकी होनी चाहिए? वुडवर्थ की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए विद्यार्थियों, परीक्षा के अंदर पूछी जाती है और कई बार आ चुकी है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि प्रेरणा वे आंतरिक व्यवस्था है जो व्यवहार को प्रारंभ करती है, उसे दिशा देती है और उसे बनाए रखती है। अगर बात करें विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं, पूरा नाम क्या है इसका? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल यही कहते हैं विद्यार्थियों कि प्रेरणा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न वह शक्ति होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। तीसरा है मैस्लो। क्या कहते हैं? मैस्लो कहते हैं, मैस्लो ने 5 तत्व भी बताए। तो प्रेरणा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया है जो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ती है। उन्होंने एक पिरामिड नुमा आकृति दी है जो कि एक मैस्लो के द्वारा, अब्राहम मैस्लो, पूरा नाम क्या है उनका? अब्राहम मैस्लो है। अगली परिभाषा स्किनर। स्किनर की परिभाषा क्या कहते हैं कि प्रेरणा प्रबलन, रिफॉर्मेंटन के माध्यम से व्यवहार को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया मानी जाती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रेरणा एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को लक्ष्य उन्मुख व्यवहार के लिए सक्रिय करती है। फिर आता है अगला चौथा पॉइंट, अगला कि प्रेरणा की विशेषता है। प्रेरणा एक आंतरिक मानसिक अवस्था है, यह व्यवहार को दिशा और गति प्रदान करती है, यह लक्ष्य उन्मुख करती है। प्रेरणा व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, हर समय परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। अगला 5वां पॉइंट है प्रेरणा का महत्व है। तो शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है। प्रेरणा विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, प्रेरित विद्यार्थी अधिक अनुशासन और लक्ष्य प्रद होते हैं। शिक्षक के लिए प्रेरणा कक्षा शिक्षण का माध्यम बनती है। अगला दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक एवं संगठनात्मक क्षेत्र में महत्व, यानी प्रेरणा कर्मचारियों की कार्य क्षमता होती है। तो विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्लास को अच्छे से लाइक कर दीजिए और कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आप किस जगह से, कौन सी कॉलेज से, आप कहां से क्लास को देख रहे हैं। आपके लिए जो पहले क्लासें हो चुकी है वो आपके लिए कितनी % तक हेल्पफुल रह सकी है और आपको इस क्लासों से कितना ज्यादा फायदा मिलता है, तो आप जरूर कमेंट के अंदर बताएं। आपके एक कमेंट से आपको हर मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, तो आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ नेक्स्ट आपके लिए कि व्यक्तिगत जीवन में महत्व, यानी आत्मविश्वास और आत्म संतोष की भावना विकसित होती है। व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और निरंतरता बनी रहती है। सामाजिक जीवन में अगर महत्व की बात करें तो समाज में सहयोग, सहभागिता और सामंजस्य की भावना बढ़ती है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रेरणा से सामाजिक विकास संभव होता है। अतः स्पष्ट होता है कि प्रेरणा के बिना न तो शिक्षा सफल हो सकती है और नई संगठन या समाज का विकास होता है। फिर बात करते हैं प्रेरणा के प्रकार। तो पहला प्रकार आता है आंतरिक या बाह्य प्रेरणा। तो पहला कौन सा है? आंतरिक या बाह्य प्रेरणा। तो सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक प्रेरणा फर्स्ट प्रकार की। जब व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की रुचि,
संतोष या आनंद के लिए करता है उसे आंतरिक प्रेरणा करती है, यानी खुद वास्ते करनी बिन कहीं कहे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। यानी अर्थात उदाहरण के रूप में देखें तो विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करना, अगर आप अभी अध्ययन कर रहे हो ना तो आप खुद के लिए कर रहे हो। विशेषताएं स्थायी होती है और आत्मसंतोष प्रदान करती है, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। अगर बाह्य प्रेरणा की बात करते हैं तो जब व्यक्ति किसी बाह्य पुरस्कार, अगर आप ऐसा काम करो कि मैं अगर ये करूंगा तो मुझे एक पुरस्कार मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा, मुझे कुछ पद मिलेगा। अगर आप किसी क्या कर रहे हो, पद के लिए कर रहे हो, वेतन के लिए कर रहे हो, आपको अगर सेकंड ग्रेड टीचर लगना है, आपको अगर रीट के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आप क्या कर रहे हो, बाह्य अभिप्रेरणा के लिए कार्य कर रहे हो या प्रेरणा के लिए कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बाह्य प्रेरणा कहते हैं। उदाहरण के रूप में परीक्षा में अच्छे अंक आने पर क्या करते हैं, अध्ययन करना। विशेषताएं अस्थायी होती है, बाह्य नियंत्रण पर निर्भर करती है। फिर बात करते हैं नकारात्मक और सकारात्मक का प्रेरणा कैसे होती है, तो प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन आदि के माध्यम से दी जाने वाली प्रेरणा क्या होती है, सकारात्मक। अगर आप प्रशंसा हो गए, खुश हो गए, आप पुरस्कार मिल रहा है आपको और प्रोत्साहन मिल रहा है तो क्या है वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव कैसे आएगी, अगर आपने गलत कार्य कर दिया, अगर आपको डर लग रहा है, आपको दंड मिल रहा है, आपके ऊपर दबाव है, ये सब क्या है, नेगेटिव अप्रोच होती है। क्या होती है, नेगेटिव प्रेरणा मोटिवेशन मानी जाती है, जो कि अल्पकालीन के लिए प्रभाव तो डालती है लेकिन दीर्घकाल में हानिकारक हो सकती है। फिर आपके लिए जैविक और सामाजिक प्रेरणा भी होती है। जैविक और सामाजिक प्रेरणा, जैविक प्रेरणा कौन सी होती है, अगर आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, ये सब क्या होती है, मूल शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित होती है, जो जैविक अभिप्रेरणा होती है। जबकि सामाजिक की बात करें, आपको समाज में सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उपलब्धि है, शक्ति होनी चाहिए आपके पास, अगर आप किसी पद पर हैं, वो होती है सामाजिक प्रेरणा। उपलब्धि, शक्ति एवं समानता की प्रेरणा की बात करें तो ये वर्गीकरण डेविड मैकडूगल के द्वारा किया गया था। इसके अंदर आपको उपलब्धि प्रेरणा, नीड्स ऑफ अचीवमेंट, उत्कृष्ट कार्य करने और सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है। शक्ति प्रेरणा की बात करें, नीड्स ऑफ पावर, तो दूसरों पर प्रभाव डालने की प्रेरणा भी इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मैंने बताया था अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर उसने 5 स्तर बताए। अब्राहम मैस्लो का दिया हुआ है, नाम याद करके जाना, छोटा वाला क्वेश्चन आएगा। अब्राहम मैस्लो ने 5 तत्व बताए, 5 स्तर बताए। पहला शारीरिक अवस्था है, दूसरा सुरक्षा की अवस्था, तीसरा प्रेम और संबंध की, चौथा सम्मान की, पांचवा आत्म साक्षात्कार। कौन सा होता है, आत्म साक्षात्कार। इसका नाम क्या है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। फिर आपके लिए 7 पॉइंट है शिक्षा में प्रेरणा की भूमिका। तो विशेष रूप से ये बीड के लिए है और छात्रों की रुचियों को समझे, सकारात्मक प्रोत्साहन दे, कक्षा में रोचक सहभागिता वातावरण बनाए और प्रेरित छात्र न केवल परीक्षा में सफल होते हैं बल्कि जीवन में उत्कृष्ट अंक भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम देखो थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आपको मेरा टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर करा जाए, ताकि आप कुछ भी अगर पढ़ रखा है आपने और अगर आप हमारी क्लास को अच्छे से देख, यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रहा है और करना क्लास को देख लिया ना तो आपके अच्छे नंबर बन जाते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, उपलब्धि प्रेरणा अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, मैस्लो के आत्म साक्षात्कार सिद्धांत का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आ गया और आपकी परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो शिक्षा, मनोविज्ञान तथा व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में प्रेरणा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा व आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसित करती है, उसके व्यवहार में ये सब हमने देख सके। ठीक है, बात करते हैं हम सीधे उपलब्धि प्रेरणा की अवधारणा का व्यवस्थित अध्ययन मुख्यतः डेविड मैकडूगल तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानववादी मनोविज्ञान ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत अब्राहम मैस्लो ने आत्म साक्षात्कार की संकल्पना प्रस्तुत की थी जो व्यक्ति की सर्वोच्च संभावनाओं की प्राप्ति से संबंधित है। तो इन दोनों अवधारणाओं का शिक्षा, व्यक्तित्व विकास तथा मानव व्यवहार की व्याख्या में अत्यंत गहरा संबंध है। पहला आता है उपलब्धि प्रेरणा क्या होती है, यानी अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है। तो उपलब्धि प्रेरणा का अर्थ होता है, उपलब्धि प्रेरणा से आशय उस आंतरिक इच्छा या प्रवृत्ति से है जो व्यक्ति को किसी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने, कठिनाइयों को पार करने, उच्च मार्गों को प्राप्त करने तथा सफलता हासिल करने के प्रेरित करती है। यह केवल सफलता की सामान्य इच्छा नहीं है बल्कि यह श्रेष्ठ प्रदर्शन की आकांक्षा है। उपलब्धि प्रेरणा वाला व्यक्ति चुनौतीपूर्ण कार्यों को स्वीकार करता है, जोखिम लेने से नहीं डरता, निरंतर आत्म सुधार की दिशा में प्रयास करता है। दूसरा है डेविड मैकक्लेलैंड का उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत क्या है। डेविड मैकक्लेलैंड का उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत इसने कितने बताए, 3 प्रमुख सामाजिक आवश्यकताएं मानी। पहली उपलब्धि की आवश्यकता, दूसरी शक्ति की आवश्यकता, तीसरी संबंध की आवश्यकता। तीसरी कौन सी है, संबंध की आवश्यकता। यानी इनमें क्या होता है, उपलब्धि की आवश्यकता वह तत्व है जो व्यक्ति को उच्च उपलब्धियों की ओर प्रेरित करता है। मैकक्लेलैंड के अनुसार कुछ प्रेरणा अधिक होती है जिसके अंदर मध्यम स्तर के जोखिम वाले कार्य चुनते हैं, अपने प्रदर्शन का स्वयं मूल्यांकन करते हैं, त्वरित प्रतिपुष्टि होती है और व्यक्तिगत उत्तरदायी लेने को तैयार होते हैं। उन्होंने यह भी माना कि उपलब्धि प्रेरणा जन्मजात नहीं होकर सीखी हुई लर्नर होती है जो सामाजिक वातावरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक परिवेश इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आती है उपलब्धि प्रेरणा का विशेषताएं। तो इसके अंदर आप लक्ष्य उन्मुखता, उत्कृष्टता की आकांक्षा, आत्मनियंत्रण एवं अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, सफलता एवं असफलता का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति मानी जाती है। फिर आपके लिए कि शिक्षा में उपलब्धि प्रेरणा का महत्व है,
तो विद्यालय शिक्षा में उपलब्धि प्रेरणा कैसे, तो विद्यार्थियों में परिश्रम की भावना आना विकसित होनी है, आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है, उच्च शैक्षिक उपलब्धियों का आधार बनती है, जीवन में लक्ष्य निर्धारण की क्षमता विकसित होती है। शिक्षक यदि प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रतिपुष्टि और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करे तो विद्यार्थी में उपलब्धि प्रेरणा का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में प्रेरणा बढ़ाने की तकनीकों का वर्णन करो और शिक्षक की भूमिका बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, पीडीएफ नोट्स आपने ले रखी होगी, आप ले लेना, तो आप इसको वहां से अच्छे से देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 10, विकास की अवधारणा, अवस्था एवं आयामों का वर्णन करो और विकासात्मक कार्य स्पष्ट करो। तो विकास की अवधारणा क्या है, तो विकास एक निरंतर क्रमिक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वयंगात्मक एवं नैतिक दृष्टि से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। विकास केवल आकार या वजन की वृद्धि नहीं है बल्कि गुणात्मक परिवर्तन माना जाता है। तो विकास की प्रमुख परिभाषाएं, जिसके अंदर हरलोक क्या कहते हैं, ईबी हरलोक कहते हैं कि विकास एक क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन है जो परिपक्वता की ओर ले जाता है, जबकि गेसेल कहते हैं कि उसने विकास को जैविक परिपक्वता पर आधारित स्वाभाविक प्रक्रिया माना। और जीन पियाजे कहते हैं कि विकास को संज्ञानात्मक संरचनाओं की क्रमिक पुनर्गठन के रूप में स्पष्ट किया जाता है। फिर विकास का विशेषता क्या है, तो विकास निरंतर होता है, यह जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास कर्मिक होता है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास बहुआयामी होता है। फिर बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की, यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है जो सामान्यतः अवस्थाएं स्वीकार करता है। पहली आती है गर्भ अवस्था। पहली कौन सी अवस्था है, गर्भावस्था। तो विद्यार्थियों गर्भाधान से जन्म तक की जो अवधि होती है वो, और दूसरी है शारीरिक संरचना एवं अंगों का निर्माण होना, मातृ पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का गहरा प्रभाव होना। दूसरी आती है शेष अवस्था, इन्फेंसी, यानी जन्म से 2 वर्ष तक, जिसके अंदर तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, चलना, बोलना, सीखना, स्वयंगात्मक लगाव, अच्छे अटैचमेंट का विकास होता है। बाल्य अवस्था की बात करें, चाइल्डहुड की, तो 2 से 12 वर्ष तक होती है। इसे प्रारंभिक और उत्तर बाल्य अवस्था में बांटा जाता है, यानी भाषा, कल्पना, सामाजिक व्यवहार का विकास, विद्यालय जीवन का प्रारंभ, ये सब बाल्य अवस्था के अंदर किया जाता है। फिर चौथी आती है किशोर अवस्था, एडोलसेंस, जो कि 12 से 18 वर्ष होती है। तीव्र शारीरिक एवं हार्मोन जो परिवर्तन होता है, आत्म पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका पहचान होता है, स्वयंगात्मक स्थिरता और आपस में मित्र भावना, ये सब इसके अंदर देखने को मिलती है। 5वीं अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, और सामाजिक और व्यवसायिक जिम्मेदारियों का निर्माण होना, परिवार स्थापना, करियर निर्माण होना। 6ठी आती है वृद्धावस्था, ओल्ड एज, जिसके अंदर शारीरिक क्षमताओं में कमी आना और अनुभव एवं ज्ञान का परिपक्व रूप होना। फिर आता है विकास के आयाम क्या होते हैं, तो विकास बहुआयामी प्रक्रिया जिसके प्रमुख आयाम होते हैं। पहला आता है शारीरिक विकास। पहला क्या होता है, शारीरिक विकास। इसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों का विकास, मोटर कौशल यानी चलना दौड़ने का विकास। दूसरा आता है संज्ञानात्मक विकास, तो सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान की क्षमता। जीन पियाजे ने इसे 4 चरणों में बांटा, संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक माना जाता है। फिर तीसरा आता है स्वयंगात्मक विकास, तो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी भावनाओं की पहचान करना, नियंत्रण करना, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का विकास करना। सामाजिक विकास की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की, तो समाज में समायोजन, सहयोग, नेतृत्व, अनुशासन, ये सब देखने को मिलता है। नैतिक विकास की बात करें, मॉरल डेवलपमेंट की, तो सही गलत का बोध होना। और लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास के 3 स्तर बताए, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक मान्यता। अगर भाषा विकास की बात करें तो शब्दावली में वृद्धि होती है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। और चौथा पॉइंट आता है विकासात्मक कार्य, तो इसके अंदर आपको विकासात्मक कार्य वे आवश्यक कार्य होते हैं या उपलब्धि होती है जिन्हें व्यक्ति को किसी विशेष अवस्था में सफलतापूर्वक प्राप्त करना होता है। इन कार्यों की संकल्पना प्रमुख रूप से रॉबर्ट हेविंगस्ट ने प्रस्तुत की थी। विकासात्मक कार्य की परिभाषा की बात करें तो इसके अंदर आता है, हेविंगस्ट कहते हैं कि विकासात्मक कार्य वे कार्य होते हैं जो जीवन की किसी विशिष्ट अवस्था में उत्पन्न होते हैं, जिनकी सफल प्राप्ति से व्यक्ति सुख एवं सफलता अनुभव करता है और असफलता में असंतोष उत्पन्न माना जाता है। तो विभिन्न अवस्थाओं के कुछ विकासात्मक कार्य है, जबकि शेष अवस्था में देखते हैं तो हमें चलना, बोलना, सीखना, माता पिता से भावनात्मक लगाव होना, मूलभूत आदतें, खोना, खाना, सोना का निर्माण करना, प्रारंभिक वाले अवस्था में स्वच्छता की बातें करना, भाषा एवं सामाजिक व्यवहार का विकास होना और लिंग पहचान करना, जेंडर की पहचान कर लेता है। उत्तर वाले अवस्था में पढ़ना, लिखना, सीखना, साथियों के साथ सामंजस्य बनाना, नैतिक मूल्यों का विकास करना। किशोर अवस्था में आत्मविश्वास स्थापित करना, विपरीत लिंग के साथ यानी लड़का लड़की के साथ दोस्ती करता है, करियर चयन की तैयारी करता है, सामाजिक जिम्मेदारी आ जाती है। प्रौढ़ावस्था में जीवन साथी का चयन होता है यानी ब्याह हो जाता है और परिवार का पालन पोषण होता है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति आती है। और वृद्धावस्था की बात करें तो विद्यार्थियों सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद में जीवन में समायोजन हो जाता है, शारीरिक सीमाओं का स्वीकार कर लेता है, अनुभव का हस्तांतरण हो जाता है। अगर विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो पहला आता है अनुवांशिकता, जो कि जैविक गुण होता है, पर्यावरण, परिवार, विद्यालय, समाज, पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक प्रभाव, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर आता है शिक्षा में विकासात्मक कार्यों का महत्व,
तो शिक्षण बालक की अवस्था के अनुरूप शिक्षण अपनाता है, पाठ्यक्रम निर्माण में आयु उपयुक्त सामग्री का चयन करता है और बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, समग्र विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक आनुवांशिकी, जैविक, पर्यावरणीय एवं भौतिक का विश्लेषण कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विकास एक सतत कर्मिक एवं बहुआयामी प्रक्रिया जिसके अंदर व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये सब हमने देख लिया। बात करते हैं सीधे आनुवांशिक कारक की। आनुवांशिक कारक कौन से होते हैं? तो आनुवांशिक कारक वे होते हैं जो माता पिता के संतानों में जीन्स के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। और सबसे पहले क्या होते हैं? शारीरिक संरचना बनती है, यानी बच्चे की रंगाई, ऊंचाई, आंखों का रंग, बालों की बनावट, शारीरिक गठन आदि मुख्यतः आनुवांशिकता पर निर्भर होता है। यदि माता पिता लंबे तो संतान के भी लंबा होने की संभावना अधिक रहती है। बौद्धिक क्षमता होती है, यानी बुद्धि के स्तर भी आनिश्चित रूप से आनुवांशिक होता है। कुछ परिवारों में कुछ बौद्धिक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी देखी जाती है। व्यक्तित्व का लक्षण आता है, यानी स्वभाव में संकोच है, साहस है, चंचलता है आदि कुछ आनुवांशिक रूप से प्राप्त माने जाते हैं। अगर वंशानुगत रोग की बात करें तो कुछ बीमारियां जैसे कि हीमोफीलिया, मधुमेह आदि आनुवांशिक हो सकती है। यानी अगर आपके परिवार में, अगर आपके बड़े लोगों के अंदर क्या है, मधुमेह, शुगर जैसी बीमारी, तो पीछे भी हो जाती है। इनोफोलमिया भी जैसी रोग हो जाते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। अगर विश्लेषण की बात करें तो आनुवांशिकता विकास की आधारशिला है, परंतु यह अंतिम निर्धारित नहीं है। उपयुक्त वातावरण के बिना आनुवांशिक क्षमता का पूर्ण विकास संभव नहीं है। जैविक कारक की बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? तो जैविक कारक वे होते हैं जो शरीर की आंतरिक, शारीरिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसके अंदर आपको थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल आदि ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है, जो हार्मोन का संतुलन शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। थायराइड की कमी से मानसिक मंदता हो सकती है और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि को नियंत्रित करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण। तो संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम विकास के लिए आवश्यक है। कुपोषण से शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। गर्भावस्था की दशाओं की देखें अगर बात करें तो गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और पोषण शिशु के विकास को प्रभावित करता है। परिपक्वता, मिच्योर टेंशन क्या होती है? तो परिपक्वता जैविक प्रक्रिया है जो समय अनुसार होती है। उदाहरण के लिए बोलना, चलना निश्चित जैविक तैयारी के साथ संभव माना जाता है। तो इसका विश्लेषण देख लेना। फिर आता है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो पर्यावरणीय कारक वह बाहरी परिस्थितियां होती है जिसके संदर्भ से व्यक्ति रहता है। पारिवारिक वातावरण, परिवार बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है, माता पिता का स्नेह होता है, अनुशासन, शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति विकास को प्रभावित करती है। विद्यालय वातावरण, तो विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधियां, सहपाठी को प्रभाव, ये सभी मानसिक और सामाजिक विकास में योगदान देते हैं। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, यानी समाज की मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति व्यक्ति के नैतिक सामाजिक विकास को आकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, पोषण संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं जिससे विकास में सहायता मिलती है। मीडिया और तकनीक की बात करें, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया भी आज के समय में बच्चों के विचार, व्यवहार, रुचियों को प्रभावित करते हैं। विश्लेषण, जैसे कि अगर आपके पास 1 वीक है, आपके पास बुक भी है, आपके पास नोट्स भी है, लेकिन अगर आपको क्लास ये अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या है? आपकी कहीं ना कहीं रुचि क्या है? आपको क्लास को देखने में। अगर आपको 1 वीक से ज्यादा अगर आपके बेस्ट नोट्स लग रहे हैं ताकि आपके परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है इसके अंदर रुचि ज्यादा हो जाए, इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए। ये सब क्या होता है? वातावरण के अनुसार, वातावरण इन्वायरमेंट के अनुसार आपके प्रतिकूल होना जरूरी होता है। फिर आते हैं भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। तो भौतिक कारक प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित होते हैं जिसके अंदर जलवायु, अत्यधिक गर्म या ठंडा वातावरण स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। आवास एवं स्वच्छता, यानी स्वच्छ एवं सुरक्षित आवास स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। गंदगी और प्रदूषण रोगों को जन्म देते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पहाड़ी, रेगिस्तानी या तटीय क्षेत्रों की परिस्थितियों में जीवन शैली को विकास को प्रभावित करती है। प्रदूषण की बात करें तो वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, पियाजे एवं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों का वर्णन करो तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संज्ञानात्मक विकास शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो ये समझने का प्रयास करता है कि बालक किस प्रकार ज्ञान अर्जित करता है, सोचता है, तर्क करता है और समस्या समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में प्रमुख 2 मनोवैज्ञानिक हुए, एक हुए जीन पियाजे, दूसरा होता है जेरोम ब्रूनर। तो उसका विशेष योगदान है। दोनों ने बालक को सक्रिय शिक्षार्थी माना है, परंतु उसके दृष्टिकोण, विकास की अवस्था कुछ अलग अलग है, कुछ भिन्नता है, कुछ समानता भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जीन पियाजे ने बालकों के बौद्धिक विकास को जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम माना। उनके अनुसार बालक जन्म से ही सक्रिय अन्वेषक होता है और अपने अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। प्रमुख अवधारणाओं की बात करें, स्कीमा क्या होती है? तो मानसिक संरचना या ढांचा जिसके माध्यम से बालक
अनुभव को सीखता है वो होती है स्कीमा। दूसरा होता है अनुकूलन, जो कि दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है। पहला होता है अभिग्रहण और नई सूचना को पुरानी स्कीमा में जोड़ना। तीसरा होता है समायोजन, तो नई परिस्थिति के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना समायोजन होता है। तीसरा पॉइंट है संतुलन, यानी अभिग्रहण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया संतुलन होती है। तीसरा अगला 6 पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की बात करें तो जीन पियाजे ने विकास को 4 क्रमिक अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। पहली आती है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। बालक इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, वस्तु स्थायित्व है कि समझ विकसित होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, जिसके अंदर प्रतीक और भाषा का विकास होता है। आत्मकेंद्रिता प्रमुख संरक्षण की अवधारणा। तीसरी आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। तर्क करने की क्षमता, संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीकरण, ठोस सोच का, वस्तुओं का सम्मिलित होना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे अमूर्त चिंतन और परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क इसके अंदर देखने को मिलती है विद्यार्थियों। फिर शैक्षिक नियत बालक को सक्रिय सीखने का अवसर दिए जाए, शिक्षक आयु उपयुक्त हो, अनुभवात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्यतः शिक्षण प्रक्रिया सांस्कृतिक संदर्भ में जोड़ा। उन्होंने ये माना कि कोई भी विषय किसी भी आयु में उचित ढंग से पढ़ाया जा सकता है। प्रतिनिधित्व के प्रकार, तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 रूपों में बांटा, जबकि उसने जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, इसने कितनी बताई है? 3 बताई है। पहली बताई क्रियात्मक, तो क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जन करना, बालक वस्तुओं को छूकर पकड़ पर सीखता है। दूसरा प्रतिमात्मक, आइकॉनिक मोड, यानी चित्रों, प्रतिमाओं, दृश्य प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। तीसरा प्रतीकात्मक, भाषा, संस्थाएं और अमूर्त प्रतीकों का प्रयोग करना। ये तीनों रूप कर्मिक होने के साथ साथ एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं विद्यार्थियों। फिर ब्रूनर के साथ किसी भी विषय को सरल रूप से प्रारंभ कर बार बार उच्च स्तर पर दोहराया जा सकता है, इसे सर्पिल पाठ्यक्रम कहा जाता है। खोज विधि की बात करें तो विद्यार्थी स्वयं खोज कर ज्ञान प्राप्त करे, शिक्षक सहायक एवं प्रेरक की भूमिका निभाए, समस्या समाधान आधारित शिक्षण पर बल दिया जाता है। फिर आपके लिए पियाजे और ब्रूनर का आप इसको थोड़ा सा देख लेना, सारणी को अच्छे से कवर कर लेना। फिर समानता किया दोनों में कि दोनों ने बालक को सक्रिय विद्यार्थी माना, अनुभवात्मक शिक्षण पर बल दिया, शिक्षक को सहायक की भूमिका निभाई थी विद्यार्थियों। फिर रटने के स्थान पर समझ को प्राथमिकता दी। ठीक है, भिन्नताएं क्या है, अलग अलग क्या है? तो पियाजे ने जैविक विकास को अधिक महत्व दिया, जबकि ब्रूनर ने सांस्कृतिक शैक्षिक कारकों को दिया था। पियाजे के अनुसार कुछ संलग्न आयु विषय से पहले सिखाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रूनर कहते हैं कि उचित विधि से कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो निष्कर्ष देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पहचान एवं संतुष्टि पर प्रकाश डालिए। विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर अधिगम की प्रक्रिया स्पष्ट करो। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं है, ये आप थोड़ा सा देख लेना इसको, फिर हम थोड़ा सा मेन पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पहचान के लिए सर्वप्रथम उसकी आयु, मानसिक स्तर, पूर्व ज्ञान, रुचि एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन आवश्यक होता है। उदाहरण के रूप में प्राथमिक स्तर का बालक खेल, क्रिया, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखता है, जबकि किशोर अवस्था में तार्किक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित होने लगती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक आयु स्तर पर सोचने समझने की क्षमता भिन्न होती है, अतः शिक्षण उसी अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार लेवाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए उसने कहा कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के संदर्भ में अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं सीधे से, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं नहीं करा पाऊंगा, फिर भी मेरा ये प्रयास है कि आपको सारे के सारे प्रश्न करवाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है। अधिगम के आयाम, ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण एवं आदतों का निर्माण करो। तो अधिगम एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों, अभ्यास तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम केवल तथ्यों के संग्रह तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के बौद्धिक, व्यवहारिक तथा भावात्मक विकास से जुड़ा होता है। अधिगम के मुख्य आयाम ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण एवं आदतें व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी को संतुलित करना शिक्षा को वास्तविक उद्देश्य माना जाता है, जिसके अंदर ज्ञान हो गया, तो ज्ञान का स्वरूप है सिद्धांतिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, जैसे गणित के सूत्र हो गए, इतिहास की घटनाएं हो गई, प्रयोग हो गया, ये सब देखने को मिलता है। ज्ञान के महत्व सोचना, विश्लेषण करना, समस्या समाधान करना। कौशल स्किल्स क्या होती है? तो कौशल क्रियात्मक और व्यवहारिक आयाम होता है, ठीक है, जो किसी कार्य को दक्षता और निपुणता के साथ करने की क्षमता को दर्शाता है। कौशल के प्रकार जो कि संज्ञानात्मक कौशल होता है, मनोवैज्ञानिक कौशल होते हैं, सामाजिक कौशल होते हैं। फिर आपको नेक्स्ट बिंदु क्या होता है? मूल्य क्या है? तो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सहयोग, सहानुभूति, करुणा, ये सब आप देख लेना इसको, ठीक है। तो बाकी दृष्टिकोण, एटीट्यूड हो गया। बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, वो आपके पेपर में आने वाले बिल्कुल हैबिट्स है, आदतें, आदतों का महत्व क्या है, आदतें मैं आपको देखो पूरा इसके अंदर नहीं कवर करवा पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा जो प्रयास था आपके लिए बिल्कुल आपको करवा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी आप इसको कवर करके जाना अच्छे से। शिक्षक, शिक्षा, विद्यार्थी एवं विद्यार्थी के अंतर व्यक्तिक संबंधों का महत्व करो, इन्हें सुदृढ़ करने के उपाय बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद विद्यार्थियों ये देखो छोटे वाले क्वेश्चन है, आप देख लेना अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया। छोटे वाले क्वेश्चन जितने भी आपके परीक्षा के अंदर आने वाले होते हैं ना, मोस्ट से मोस्ट आपको तैयार करके देते हैं, ताकि आपके परीक्षा में एक भी नंबर कटे नहीं। और उसके बाद आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बस आप इतना सहयोग कर दीजिए ताकि चौथी क्लास भी आपके लिए जल्द से जल्द आ जाए। बस आप क्या करें, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहे और आपके लिए सेकंड सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर है, कोई भी आपके जो एग्जाम होंगे ना, हर सेमेस्टर में और आपके हर सब्जेक्ट की आपके लिए क्लासेज लाते रहेंगे, ताकि आप ऐसे ही एमए, बीएड, बीए ऑल क्लासेज आपके लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय या कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर आपके अच्छे से अच्छे होते रहे। और हमारा रिकॉर्ड है आज तक जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े और किस भी क्लासेज की परीक्षा जो देख रहे हैं, उनके 70% या 80 से 90% क्वेश्चन हमारी क्लासेज और पीडीएफ के माध्यम से आए। तो आप इन क्लासों को देखें अच्छे से, ताकि आपको नंबर अच्छे बने और आपके परसेंट अच्छे बने और आपका रिकॉर्ड भी अच्छा हो। क्योंकि आपके एक विद्या के अंदर या शिक्षा के अंदर आपका इन्वेस्ट किया हुआ एक भी पैसा अगर आपके काम आ रहा है तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो विद्या को प्रचार करें, अच्छे इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे ना तभी और विद्यार्थी देख पाएंगे। अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे ना, उसी के माध्यम से और विद्यार्थी जुड़कर मोटिवेशन होंगे। तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो मैं श्याम सुंदर पंचारिया आपको इसी क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक लेता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे